हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो 7 मार्च को हम लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज हम लोग 5 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको आंसर में क्या लिखना है। आंसर में आपको लिखना है कि ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। मतलब ग्लूकोज अगर एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाएगा। जब हम इस अभिक्रिया को लिखते हैं तो इस अभिक्रिया से यह सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। चलिए अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होती है। तो ये हमारा जो है ग्लूकोज लिखा हुआ है CHO CHOH 4 बार और CH2 का OH, ये हमारा ग्लूकोज है। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, उसके 5 अणु लेंगे तो ये जो हमारा बनता है ये है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये आपका क्या है? ये है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो इधर बना हुआ है और साथ में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं? ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित होता है, इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? या यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल जो है बनाता है, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में जो है क्या एक CHO समूह उपस्थित होता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज का एक फार्मूला ये भी होता है CHO CHOH का होला 4 CH2OH। इसकी हम अगर ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे इसको तो ऑक्सीकरण होगा और ये आपका बनता है ग्लूकोनिक अम्ल, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में एक CHO समूह होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह और एक CHO समूह होता है। कल ये आपके पेपर में जो है मिल सकता है, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। बेहद सिंपल तरीके से हमने आपको जो है बताया है और बेहद आसान अभिक्रियाएं आपको जो है करवाई हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो चलिए राउल्ट के नियम को जो है समझते हैं। राउल्ट का नियम होता है कि राउल्ट के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आपका राउल्ट का नियम है। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि राउल्ट का नियम जो है क्या होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट के नियम का सूत्र समझ लेते हैं। ये होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जो कि मोल प्रभाज का सूत्र होता है। अब स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m और कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो स्मॉल n की जगह पे स्मॉल w बटे स्मॉल m लिख दिया और कैपिटल N की जगह पे कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो दूसरा फार्मूला आपका ये वाला भी हो सकता है। तो राउल्ट का नियम क्या है कि किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलिए राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो चलिए राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं उन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का जो नियम है वो केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तन विलयनों पर लागू होता है। मतलब जो अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के तन विलयन हैं केवल उन पर राउल्ट का नियम लागू होगा। दूसरा, जो विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित हो जाते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज किसको कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान परिभाषा आपके सामने है। किसी विलयन में किसी एक घटक का मोल प्रभाज, विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक। तो किसी विलयन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज
उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, विलेय का अगर हमको मोल प्रभाज निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, ऊपर रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या और नीचे लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक या फिर सीधे विलयन के मोलों की संख्या। और दूसरी चीज़, एक नोट आपको यहाँ पे डालना है कि किसी भी विलयन का जो कुल घटकों का मोल प्रभाज होता है वो एक होता है। टोटल मोल प्रभाज कितना होगा आपका, एक होगा। तो ये मोल प्रभाज की परिभाषा आपकी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, कोलराउस का नियम क्या है। तो कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अवघट्ट की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से समझ लेते हैं, किसी पदार्थ की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है वो धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस के नियम का आपका सूत्र है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी याद कर लेना। कोलराउस का पहला अनुप्रयोग है, हम इसके माध्यम से, इस नियम के माध्यम से किसी विलयन की क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका जो है एक अनुप्रयोग है। दूसरा, हम वियोजन की मात्रा जो है कोलराउस के नियम से जो है ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा ये आपका जो है क्या है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, नष्ट समीकरण क्या है। तो नष्ट समीकरण को जर्मन वैज्ञानिक नष्ट ने जो है प्रतिपादित किया था। नष्ट समीकरण को जर्मन वैज्ञानिक नष्ट ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने क्या बताया, यह जो समीकरण है वो निश्चित ताप पर इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध व्यक्त करती है। यानी जो नष्ट समीकरण है वो किसी भी निश्चित ताप पर क्या करती है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड में संबंध व्यक्त करती है। आइए नष्ट समीकरण का फार्मूला देखते हैं। तो नष्ट समीकरण का फार्मूला होता है E बराबर E0 माइनस 2.203 RT अपॉन NF log 1 अपॉन MN प्लस। ये नष्ट समीकरण का सूत्र है, जहाँ पे R को हम गैस नियतांक, T को ताप, F को फैराडे नियतांक, N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या और M प्लस को विलयन के धातु की सक्रियता बोलते हैं। ये आपकी नष्ट समीकरण है जो क्या करती है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न, आभासी या छद्म अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जो देखने पर प्रथम कोटि की प्रतीत होती है किंतु उसकी आणविकता एक से अधिक होती है। यानी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, छुपी रहती है। देखने में तो प्रथम कोटि की प्रतीत होती है लेकिन आणविकता एक से ज़्यादा होती है। उस अभिक्रिया को हम लोग आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर हम लोग एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा दें तो वो क्या कहलाएगी, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारी अणुओं की जो संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता जो है कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आज के अगले प्रश्न क्या हैं उनको हम लोग जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होता है T बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। T को हम समय, K को वेग स्थिरांक, A को प्रारंभिक सांद्रता और X को अभिक्रिया शुरू होने के पश्चात जो सांद्रता होती है वह कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है किंतु अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। दूसरा, आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है जबकि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। तीसरा,
आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। ये आपकी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर है। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें जो है हमारे मोबाइल नंबर 7905497919 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब एक बार आप अवश्य कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी हम आपके लिए लाने वाले हैं अगले वीडियो में जो है। अब देखते हैं अगले हमारे कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है लिगेंड किसे कहते हैं। तो लिगेंड क्या होता है? कोई परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने की क्षमता हो, लिगेंड कहलाता है। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता हो, लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल Cn माइनस, NO2 प्लस, H2O, NH3, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब लिगेंड के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो एक दंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु, यानी एक दाता परमाणु अगर किसी लिगेंड के पास है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक दंती लिगेंड। उदाहरण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड क्या होता है? वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम लोग द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे C2O4, C2H5NH2 का होल ट्वाइस इत्यादि। ये क्या है? आपके द्विदंती लिगेंड। आइए कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं अनुचुंबकी क्यों होती है? संक्रमण धातुएं अनुचुंबकी क्यों होती? तो संक्रमण धातुएं अनुचुंबकी इसलिए होती हैं क्योंकि उनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण संक्रमण धातुएं क्या होती हैं? अनुचुंबकी होती हैं। दूसरा प्रश्न है Zn प्लस रंगहीन है जबकि Cu2 प्लस रंगीन है, क्यों? तो जो रंगहीन होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, जो रंगीन होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसीलिए Zn प्लस रंगहीन है और Cu2 प्लस रंगीन है। बढ़ते हैं इस टाइप के अगले प्रश्नों पे। लिखा है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें जो NS और N-1 कक्षकों का जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण यह दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध बना लेते हैं और परिवर्ती संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है संक्रमण धातुएं उत्तम उत्प्रेरक हैं, क्यों? तो संक्रमण धातुओं के आयन परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए संक्रमण धातुएं उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं? तो देखिए इसका रीजन क्या है, समझते हैं। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में चले जाते हैं। मतलब संक्रमण धातुओं में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और रंगीन आयन देते हैं। अगला प्रश्न है संक्रमण धातुओं की एंथैल्पी उच्च होती है, क्यों? तो संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इस कारण इनकी एंथैल्पी उच्च होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है लैंथेनाइट संकुचन क्या है? तो लैंथेनाइट श्रेणी कहाँ से होती है? परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक। लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आयनों की त्रिज्याएं धीरे धीरे घटने लगती हैं। आयनों की त्रिज्याओं में यही जो समग्र कमी होती है वो लैंथेनाइट संकुचन कहलाती है। यानी लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं और इसे हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइट संकुचन। अगर एक्टेनाइट संकुचन की बात करें तो एक्टेनाइट श्रेणी जो होती है वो 90 से 103 तक होती है। एक्टेनाइट जो तत्व होते हैं इनमें जब हम परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं तो त्रिज्याओं में कमी होती है, यही जो कहलाती है वो एक्टेनाइट संकुचन कहलाती है। अगला हम लोग एक और परिभाषा की बात कर लेते हैं, उपसहसंयोजन संख्या क्या है? तो धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो देखिए विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने आपके दो नियम दिए हैं। आपका जो पहला नियम उन्होंने दिया है वो ये दिया है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत
धारा के क्या होती है, समानुपाती। यानी पहला नियम क्या है, जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को W से और धारा को Q से लिखते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है Z। ये फैराडे का पहला नियम है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा नियम ये है फैराडे का, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाए। फिर से समझिए, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं होती हैं वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। यानी W1/W2 बराबर E1/E2, यहाँ से फार्मूला निकल के आता है। तो ये था आज के 5 नंबर वाले प्रश्नों का संग्रह केमिस्ट्री फर्स्ट से। अभी आपके लिए सुबह जो वीडियो आएगी उसमें आपको हम टॉप 12 रिएक्शन करवाएंगे जो पेपर में आनी ही आनी है। साथ में आपको हम करवाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि आपको कम से कम 6 नंबर में आपको मिलेंगे। और 12 टॉप रिएक्शन की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यह PDF लेने के लिए हमें आप व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।